नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सरकारी कॉलेज अब शिक्षा के मंदिर नहीं, खाली मंदिर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई नहीं, अब कुर्सियों की गिनती होती है। छात्र नहीं आ रहे, लेकिन माननीयों की सिफारिशें और विभाग की मजबूरी से पिछले एक साल में 12 नए कॉलेज खुल गए। हालात ये है कि कॉलेज में छात्र कम, स्टाफ ज्यादा है और वो भी अक्सर गायब। देखिए खास रिपोर्ट। ये कमरा नहीं, कोई औजारों की दुकान लगती है। कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंती देखकर लगेगा यहाँ पढ़ाई नहीं खुदाई होती है, लेकिन नहीं साहब, ये क्लासरूम है। यहाँ फर्स्ट ईयर के छात्र पढ़ाई करते हैं और हो सकता है कभी पेड़ भी उगाएं। पहला कमरा देखिए, फर्श ऐसा जैसे बचे हुए बजरी में सरकार ने भविष्य की नींव रख दी हो। वहाँ रखा कुल्हाड़ी, फावड़ा और गैंती देखकर ऐसा लगा कि यहाँ ट्रेडिशनल लिटरेचर नहीं, ट्रेडिशनल लेबर सिखाई जाती है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज़्यादा माननीयों ने सरकार पर दबाव बनाया और अपने अपने जिलों में शासकीय महाविद्यालय खुलवा लिए। राजधानी भोपाल में भी फंदा, जो 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक महाविद्यालय खुला और वहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये प्रिंसिपल की चेयर है जो खाली है और पहला जो कमरा है महाविद्यालय का मैं आपको दिखाता हूँ। उसके फर्श से शुरुआत करता हूँ। उसका फर्श आप देखेंगे तस्वीरों में तो किस तरीके से यहाँ कैसे बच्चे बैठकर शिक्षा लेंगे। और दूसरी ओर ये फावड़े, ये कुल्हाड़ी, ये कुदाल और तगाड़ी यहाँ रखी है और यहीं पे खड़े होकर प्रोफेसर साहब शिक्षा देते हैं बच्चों को और यहाँ पे फैकल्टी बैठती है। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो ये टाट पट्टी के दम पर यहाँ पे हवा आने से रोका जाता है। दूसरे कमरे में घुसते ही लगा कि बॉडी बिल्डिंग का कोई नया गुप्त मिशन चल रहा है। डंबल, ट्रेडमिल, कुर्सियां सब तैनात। पीछे टेबल और ब्लैक बोर्ड देखकर समझ आया, नहीं साहब, ये डबल ड्यूटी क्लास है। यहाँ छात्र ज्ञान और बाइसेप्स साथ साथ बढ़ाते हैं। पानी 2 बाल्टियों में कैद है और टॉयलेट पास की बिल्डिंग में वीआईपी मूवमेंट की तरह मिलती है। गर्मी से बचने के लिए ग्रीन मैट की चादर टांगी गई है, यानी यहाँ पढ़ाई नहीं तपस्या होती है। ये सब कुछ मिलेगा राजधानी भोपाल से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर फंदा शासकीय महाविद्यालय में। नाम सुनकर लगा था कि ज्ञान का फंदा खुलेगा, पर यहाँ तो कॉलेज ही फंदे में फंसा है। और ये दूसरा रूम है जिसकी पर्ची निकल रही है और यहाँ पे बच्चे जो हैं पढ़ते भी हैं और जिमिंग भी साथ करते हैं। जिम की मशीन भी यहाँ मौजूद है, यहाँ पढ़ाई होती है। और आखिरी बार यहाँ पर 1/4/2025 को जो है क्लास लगी थी और देख सकते हैं जो कुछ भी बताया गया हो फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर। और इस कॉलेज में जितने बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा का स्टाफ वेतन पाता है। बच्चे 17 हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर। और उन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 17 लोगों का स्टाफ है जो पूरे इस महाविद्यालय का मेंटेनेंस करता है। यहाँ पे वो स्टाफ बैठता है थोड़ा बहुत, जो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी और दूसरा अन्य है वो इंतज़ाम देखते हैं। पंखा चल रहा है लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अब आते हैं विधायक जी पर, जिनके प्रेशर से कॉलेज पंचायत भवन में चालू तो हो गया, लेकिन छात्र अंदर आने को तैयार नहीं। कॉलेज में 2 क्लास के लिए कुल 17 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें हाजिरी कभी कभी आधा दर्जन तक पहुंचती है, लेकिन स्टाफ भी उतने ही 17 जो अक्सर लुका छिपी खेलते पाए जाते हैं। ये बात सही है कि सरकार से हम लोग जब डिमांड करते हैं तो सरकार हम लोगों की डिमांड को तवज्जो देती है। क्योंकि शासकीय महाविद्यालय खोला है तो शासन चलाने की मानसा से खोला है और इसलिए शासन भविष्य में बिल्डिंग भी देगा। तो अभी हमने भी, मेरे यहाँ भी खोला है, हमने प्रयत्न किए और वहाँ लोगों को अब इसका हम मोटिवेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि आप अगर अधिक एडमिशन लोगे तो ये कॉलेज स्थायी हो जाएगा, ये बिल्डिंग बन जाएगी, भविष्य में बिल्डिंग मिल जाएगी। रामेश्वर जी अकेले नहीं हैं, उनके जैसे और 11 माननीय हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर इतना गंभीर दबाव बनाया कि कॉलेज तो खुल गए लेकिन छात्र नहीं आए। कहीं 1 बच्चा है, कहीं 3, कहीं 4। कहीं कॉलेज को मिनिमम स्टाफ नो स्टूडेंट्स पॉलिसी से चलाया जा रहा है। ये वो शिक्षा है जिसमें सिलेबस से ज़्यादा सन्नाटा पढ़ाया जाता है। एज अ गेस्ट फैकल्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ और बच्चों को योगा एवं फाउंडेशन कोर्स अभी पढ़ाता हूँ और बाकी जो प्रिंसिपल के आदेश अनुसार जो कार्य होते हैं। फर्स्ट ईयर में 15 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 2 बच्चे हैं जिनकी फाउंडेशन क्लासेस योगा की थ्योरी वाली चलती हैं। अभी ज्वाइनिंग हुई है 2 तारीख से आउटसोर्स पे। जैसे कि मैम ने लेटर बना के लेटर को मेल करना, आवक जावक करना। राज्य में 571 सरकारी कॉलेजों में 119 कॉलेजों में छात्रों की संख्या 100 तक भी नहीं है। पिछले 3 सालों में शुरू हुए नए कॉलेजों में प्रवेश का आंकड़ा 2.5 से भी कम है। सत्र 2021-22 में सांसदों और विधायकों की अनुशंसा पर 14 नए कॉलेज खोले गए। सभी का आंकड़ा 100 स्टूडेंट तक भी नहीं पहुंचा। चुनावी साल 2023-24 में 42 कुल कॉलेज खोले गए, सभी की स्थिति खराब है।
90% कॉलेज प्रभारी प्राचार्य के भरोसे हैं। 435 में 13 में ही स्थायी प्राचार्य हैं। ये सब कॉलेज खुलवाए गए हैं सत्ताधारी दल के माननीयों के क्षेत्र में। विपक्ष का आरोप है कि वोट बैंक के गणित में सर्वे जैसी चीजें भी पीछे छूट गईं। माननीयों को ओबलाइज करने, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, उनको ओबलाइज करने, उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए नौजवानों के बीच में चर्चा करने के लिए कॉलेज खोले गए, लेकिन उस कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। पहले सरकार को सर्वे कराना चाहिए, कहाँ कॉलेज की ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ छात्र हैं, कहाँ नहीं हैं। तो इस तरीके का कॉलेज खुले हैं। हमारे यहाँ भी कॉलेज खुला है, वहाँ बैठने के लिए बच्चों को टेबल तक नहीं है, कायदे से एडमिशन नहीं है। वहाँ पर टीचर उचर्स मनमानी पार्टियाँ मनाते हैं। जाते जाते इन आकांक्षी कॉलेज में आकांक्षी छात्र नेता से भी मिल लीजिए। छात्र भले 17 हों, आते 6 ही हों, लेकिन ये दूसरे कॉलेज से नाम कटवाकर यहाँ छात्र नेता बनने की ख्वाहिश रखते हैं। कहते हैं विद्यार्थी परिषद में हैं। विद्यार्थी परिषद किसका संगठन है, ये भी सुन लीजिए। हाँ, बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है बनने की। यहाँ पे अभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, जब बनूंगा। अभी क्या बनेंगे? छात्र संघ का अध्यक्ष। साधु वाधवानी इस अगले महीने में एडमिशन लेना है। अच्छा, साधु वाधवानी में अगले महीने एडमिशन लोगे? नहीं, इसमें लेना है। अच्छा, इसमें लेना है। हाँ, मार्च अप्रैल मई में। सर वहाँ से फर्स्ट ईयर करा था, इसलिए यहाँ से फर्स्ट ईयर से डबल से हो जाएगा। अच्छा। अभी सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा था कुछ। सर ये एक संगठन है। किसका संगठन? ये भाजपा से छोटा स्तर पर है। सतना के रैगांव में एक कॉलेज है जो बीए बीएससी से ज्यादा बीए बीएससी के स्टाफ में रुचि रखता है। 16 छात्र, 15 स्टाफ और एक प्रभारी प्राचार्य। कुल 32 आंखें, जिनमें सिर्फ 2 जोड़े पढ़ाई के लिए खुलती हैं। बाकी आंखें इंतजार कर रही हैं, आज आएगा क्या कोई। कॉलेज की क्लास नहीं लगती, पर फैकल्टी की फीलिंग पक्की है। इस कॉलेज में ऐसा संतुलन है कि न्यूटन भी शर्मिंदा हो जाएं। प्रत्येक छात्र के लिए एक टीचर और एक प्रिंसिपल फ्री। ये कॉलेज क्लास के नाम पर पुराने स्कूल की विरासत है। एक ऐसा भवन जिसमें दीवारें खुद भी नहीं जानती अब ये क्लासरूम है या सरकारी गोदाम। किताबें कम हैं, लेकिन अनुभव जरूर बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई नहीं पदस्थापना होती है। खैर, इन कॉलेजों में शिक्षा का हाल ये है कि छात्र कॉलेज नहीं जाते और फैकल्टी कॉलेज आकर सोचते हैं कब आएगा छात्र। भोपाल से अजय शर्मा और सतना से ज्ञान शुक्ला के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। उमरिया का एक गांव ऐसा है जहां जल संकट न सिर्फ बड़ी समस्या है, बल्कि यहां के लोगों के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। जल संकट की वजह से इस गांव के युवाओं की शादी भी नहीं हो पा रही। देखिए खास रिपोर्ट। पानी कितना जरूरी है ये जानना है तो उमरिया के गांजर गांव के लोगों से पूछिए। जल संकट की समस्या से जूझ रहे इस गांव के युवकों को शादी के लिए कोई लड़की देने को तैयार नहीं है, क्योंकि गांव में पानी की भीषण किल्लत है। पानी के लिए गांजर गांव के लोगों को नदी तक जाना पड़ता है, लेकिन अब नदी भी सूख चुकी है। पहाड़ से रिसकर जो पानी आता है उसी पर पूरा गांव निर्भर है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिले से लगे करकेली ब्लॉक अंतर्गत गाजर गांव है, जहां पे इस समय पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे ये ग्रामीण पानी का उपयोग करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पहाड़ों से रिस्क ये पानी इकट्ठा हुआ है, जिसका उपयोग ये पीने के लिए करते हैं। जिस गड्ढे से ग्रामीण दैनिक इस्तेमाल का पानी लेते हैं, उसका पानी भी पीने लायक नहीं है। इसलिए ग्रामीण पानी से भरे गड्ढे के किनारे एक छोटा सा गड्ढा करते हैं। पानी रिसकर जब उस गड्ढे में जमा हो जाता है तो उस पानी को कपड़े से छानकर इस्तेमाल करते हैं। घाटिया चढ़ा हम सियान मन से, अब हम चढ़े नहीं चढ़ा रही कल नहीं पा मन जलता तो मन का पारा थी। ये गंदा पानी दिख रहा है, अब गंदा है तो कैसन करी। अब इसका उपयोग आप लोग करते हैं? अब पिया था, अब का करी। अब जब नहीं पा मन तो पिया था, जब पा में लगा तो कह के पियब गंदा कहीं। अब बहु बेटी छड़का थी गाँव में खुद लड़का बेटी दे कहीं, मतलब शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता? यहाँ पानी नहीं मिले कह के। अच्छा, पानी नहीं मिलता तो यहाँ संबंध बनाने के रिश्ता नहीं, मतलब यहाँ कोई लड़कियाँ नहीं देती? लड़के नहीं दे इस गांव में पानी नहीं। यहाँ गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पुराने कुएं का पानी हर साल गर्मी में सूख जाता है। शासन की नल जल योजना भी घरों में पानी नहीं पहुँचा पा रही है। मजबूरी में गाँव के लोग नदी के गड्ढे, पोखर में भरे पानी के सहारे प्यास बुझाने को मजबूर है। यहाँ हम सबसे बड़ा पानी की समस्या हम लोगों को सबसे ज्यादा पानी हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिल रही। और
अभी जो जल योजना है अभी 5 किलोमीटर की दूरी है। गांजर गांव है, एक 100-120 बस्ती है। इनके लिए कोई व्यवस्था शासन लोग नहीं देख मतलब रहे। यहाँ पे नल जल योजना भी नहीं नहीं पहुंच पाई अभी। तो देखो एक घाट के नीचे अभी 1 किलोमीटर दूर लोग अब एक कटोरी ले लेके हम लोग सभी एक लाइन लग जाते हैं। पानी के जिस गड्ढे से गांव के लोग इस्तेमाल का पानी लेकर आते हैं उसमें गंदगी का अंबार है। इंसान हो या जानवर, पूरे इलाके में सभी के लिए पानी का वो एकमात्र स्रोत है, इसलिए जानवर भी पानी पीने के लिए यहीं पर आते हैं। आदिवासी बहुल गांव है, यहाँ ये आदिवासी निवास करते हैं। आप ये देख सकते हैं इस पानी को मवेशी भी अपने उपयोग में लाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। और यहाँ ये छोटी छोटी बच्चियों को भी देखें कि ये जो पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ पे गड्ढे को अलग से खोद के इससे जो छाना पानी आ रहा है उसका ये उपयोग कर रही हैं। आप ये देखें छोटी छोटी बच्चियां हैं जो गांव से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर आई हुई हैं और ये जल ले जाके अपने घर में पीने के लिए उपयोग करेंगे। गांजर गांव से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए। कटनी का खुसरा गांव पहाड़ों के बीच बसा है, लेकिन खूबसूरत पहाड़ों के बीच रहने वाले यहाँ के ग्रामीण आज भी जल संकट की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। पहाड़ों से बूंद बूंद पानी को सहेज कर खुसरा गांव के लोग जैसे तैसे जीवन यापन करते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी, तपती जमीन, अंगारों की तरह गर्म पहाड़ और उन्हीं पहाड़ों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं ये ग्रामीण महिलाएं। ये महिलाएं कटनी के खुसरा गांव की हैं, जहां पानी की इतनी भीषण किल्लत है कि 12-12 घंटे इंतजार के बाद बमुश्किल इस्तेमाल लायक थोड़ा पानी मिल पाता है, क्योंकि पहाड़ से रिसकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होने में समय लगता है। जब बर्तन भरने लायक पानी इकट्ठा हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे बर्तन भरा जाता है। कटनी जिले से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर बीढ़ा जंगल में के पास बसा हुआ एक गांव खुसरा है, जहां पर ग्रामीणों को काफी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि पहाड़ों से जो रिश्ता है पानी एक एक बूंद करके वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसे जो है भरते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से पानी भरते हैं। लोग नंबर लगाते हैं तो इनको पूरा दिन इसी तरह पानी से गुजर जाता है। पहाड़ों पर पानी भर रही एक महिला से जब हमारी टीम ने बात की तो उनकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि गांव में पानी की किल्लत कितना विकराल रूप ले चुकी है। पानी भर रही महिला ने बताया कि घर में पानी नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना। सुबह से पानी भरने आए हैं, शाम तक घर पहुंचेंगे, तब जाकर बच्चों के लिए खाना बन पाएगा। पानी बनो, यहीं बैठे रहेंगे दोपहरी 5-6 बजे पानी मिले, फिर जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। तो फिर घर गृहस्थी कैसे चल पाती? काम में आप लोग नहीं जा पाते? बिल्कुल नहीं चला। अब क्या करी थे, अब पानी की परेशानी तो बैठे के पारे थे। पहाड़ी पर ही कपड़े धो रही महिला ने बताया कि गांव में पानी की परेशानी है। जंगल के रास्ते गांव की महिलाएं पहाड़ी तक आती हैं। रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है। पानी भरकर ले जाने में पूरा दिन लग जाता है। कई बार रात हो जाती है। यहाँ से पानी लेकर जाते हैं, तब घरों में खाना बन पाता है। पानी की क्या दिक्कत है? पानी की परेशानी है। और 2-2 दिन में 3-3 दिन में मिला थी, जंगल में रह रहा थी। चाहे शेर खाए चाहे भड़ा ले जाए, कोई जानकारी नहीं। जब ले जाए मर जाए, जब फिर जानकारी चली। अकेले भी आत हो, कोई साथ में नहीं है। और जैसा उसरी आई वहाँ से पानी मिला थी। कितना देर लग जाता होगा इस तरह का? दिन भर, रात। ये समस्या गांव की किसी एक महिला की नहीं, गांव के हर घर की एक ही समस्या है। जंगल में हमें एक और ग्रामीण महिला मिली। उन्होंने बताया कि जंगल के रास्ते आने जाने में जान का खतरा है, लेकिन क्या करें, पानी के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। रात भरी तो पानी बहुत परेशानी है, समझो कि बहुत परेशानी है। रात न दिन बराबर भरी बना के धेरा की। काम कैसे होता है फिर? काम ऐसे अब पानी भरो, जब फिर घर में काम करो, जब पूरा पानी भर दीजिए घर में काम को 2-2 दिन लोगों से भरत रहा पानी।
गांव में पानी की किल्लत की वजह से युवकों की शादी होने में समस्या आती है। गांव में किसी कार्यक्रम का आयोजन करना हो तो पहले से टैंकर की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रामीणों का कहना है कि यह हर साल की समस्या है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं। देखिए, हालत ऐसी है तमाम सबकी, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पानी के लिए यहाँ पर नंबर लगा रही हैं। पूरा दिन उनको लाइन लग जाता है, पानी भरने में पूरा समय चला जाता है। कारण यही है कि रिस कर जो पहाड़ से जो पानी यहाँ पर एकत्रित होता है उसे छोटे से किसी डब्बे से वो अपने गुम्मा में भरते हैं, तब जाकर कहीं पानी की उनको उपलब्धता हो पाती है। गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी में यह पहाड़ है जहां पर ये लोग पानी भर रहे हैं और इस तरह से उनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। कटनी जिले के खुसरा गांव से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। ग्वालियर नगर निगम को शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए 15वें वित्त आयोग से हर साल राशि मिलती है। बीते 5 साल से अब तक 95 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। नगर निगम इस राशि को खर्च भी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की जर्जर खस्ता हाल सड़कें, सड़कों पर उड़ती धूल और बिना ढके किए जा रहे निर्माण कार्य शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के ये प्रमुख कारण हैं। कहने को तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी है और जगह जगह आप स्मार्ट सिटी ने बोर्ड भी लगा रखे हैं, डू नॉट लिटर, यानी शहर को गंदा मत करो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत हम देख सकते हैं कि ये जो रोड है ये सालों से खराब पड़ी है और यहाँ धूल के जो कण हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की धूल सड़कों पर आप दिखाई दे रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव डाल रही होगी, हम सब इसका अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। 15वें वित्त आयोग से ग्वालियर की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए नगर निगम को साल 2024-25 में 30 करोड़ की राशि मिल सकती है, लेकिन उसके लिए शहर के AQI को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। साल 2023-24 में नगर निगम को 15वें वित्त से 28 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन शहर की हवा साफ नहीं होने के चलते ग्रांट में से 21 करोड़ रुपए काट लिए गए हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार को व्यापारियों और आम जनता से टैक्स के रूप में मिलने वाली राशि का निगम के अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं भी जाओ, शहर की 1-2 चिन्हित रोडों को छोड़ दिया जाए तो जहां की बात करें धुआं शहर में रहती है। और जब इसके लिए सरकार के द्वारा एक डिफरेंट फंड दिया गया है तो हमारे पास एक टीम होनी चाहिए ऐसी कि जो इस कार्य को किस प्रकार से संपादित किया जाए। आज 95 करोड़ आया है, अगर आवश्यकता होगी तो हमें सरकार से और भी डिमांड करें फंड्स की, लेकिन जो व्यापारी का टैक्स सरकार के पास जाता है, जो नौकरी पेशा व्यक्ति का टैक्स जाता है, लेकिन उस टैक्स के पैसे को खर्च करना भी तरीके से करना चाहिए। निगम सभापति भी स्वीकारते हैं कि सरकार की मंशा अनुसार निगम अधिकारियों ने काम नहीं किया है। केंद्र और प्रदेश सरकार से लगातार पैसा दिया गया है, लेकिन उस पैसे को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। ये सही बात है कि समय समय पे केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा भी वायु प्रदूषण के लिए पैसा मिलता है, लेकिन उस पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता। इस वजह से शहर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। जगह जगह इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने में आ रही है कि लोग कचरा जलाते हैं और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। ग्वालियर नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन MIC सदस्य अवधेश कौरव का आरोप है कि राज्य में BJP की सरकार है और राज्य सरकार के दबाव में अफसर सही काम नहीं कर रहे हैं, जबकि BJP के नेता प्रतिपक्ष इसके लिए कांग्रेस शासित परिषद को दोषी ठहरा रहे हैं। अभी जो बजट पे अंदर बात चल रही है, हमारा यही तो कहना है कि बजट में आप जो भी आपने मद बनाए और उनमें जो राशि बढ़ाई है तो उनका अवलोकन तो करिए सही ढंग से। आपके पास पैसा है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं, निगम की वित्तीय स्थिति खराब है, जहाँ से इनकम होनी चाहिए वो इनकम आप बढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपनी मौलिक निधि बढ़ा के लाना चाहते हैं, 6 करोड़ से 10 करोड़ करके ले आए अपनी। सियासत एक तरफ है, लेकिन धूल और प्रदूषण ग्वालियर के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में सियासत से अलग हटकर ग्वालियर के लोगों को इस प्रदूषण से निजात दिलाने की सख्त जरूरत है। अगर हम आंकड़े देखें तो बीते 5 साल के में इसके लिए धूल को खत्म करने के लिए 95 करोड़ रुपए वित्त आयोग द्वारा, भारत सरकार द्वारा ग्वालियर को दिए गए, लेकिन इसके बाद भी
धूल का प्रदूषण यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के फेफड़े कमजोर होते चले जा रहे हैं। इसके लिए ना किसी के पास कोई प्लान बनाने की फुर्सत है और ना ही उसको एग्जीक्यूट करने का समय। ग्वालियर से देव श्री माली, NDTV। गुना में सोमवार दोपहर फिर कुछ उपद्रवियों ने शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति बिगड़ने से बच गई। हालांकि इस बार गुना के पत्थरबाज कैमरे में कैद हो गए, लेकिन अब पुलिस से उनका बचना नामुमकिन है। देखिए रिपोर्ट। गुना में 2 दिन बीत जाने के बाद भी सोमवार को स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के विरोध में सोमवार को हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान फिर हालात बेकाबू होते नजर आए। भीड़ के बीच में आए कुछ नकाबपोश लोगों ने कर्नलगंज इलाके में पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सीसीटीवी में नजर आ रहे ये लोग गुना के गुनहगार हैं। ये लोग गुना की शांति के दुश्मन हैं। भीड़ के बीच में आकर एक एक कर पत्थर उठाते नजर आ रहे इन बदमाशों ने सोमवार दोपहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच घुसकर फिर पथराव किया। शनिवार की घटना के बाद सोमवार को हिंदुवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच फिर स्थिति अचानक बिगड़ गई। भीड़ के बीच से पत्थर चलते देख पुलिस ने फिर से मोर्चा संभाला। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। SDM से लेकर SP तक पुलिस के आला अधिकारी मैदान में नजर आए। देख रहे हैं आप, सब नॉर्मल है। पुलिस पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं इस टाइम उसका नेतृत्व कर रहा हूँ और जो एंटी सोशल एलिमेंट है, अगर बजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर, ये नकाब पहन कर आए थे कुछ पत्थर वगैरह, उनको हम CCTV कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में हिंदू संगठन के लोग कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गए। कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। गुना में माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती की तैयारी कर ली है। CCTV की मदद से एक एक दंगाई की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है, ताकि फिर कोई शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश न करे। गुना से NDTV के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव के लिए देश में माहौल बनाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जन जागरण अभियान चला रही है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जन जागरण का कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम संगठन के स्तर पर प्रत्येक जिलों में होना है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसके लिए कार्यक्रमों की योजना तैयार की गई है। इसके तहत हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करना है। जहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वहां पर संगठन के स्तर पर कार्यक्रम होंगे और सांसद भी अपने लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से बहुत देश का भला होगा, समय की बचत होगी, खर्चा का बचत होगा और चुनाव चलते रहते हैं तो आचार संहिता लगे रहता है तो विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश में लागू हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं, जिसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के इस पर अपने ही तर्क हैं। यदि विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ होंगे तो देश की 1 दर्जन ऐसी विधानसभाएं हैं जिन्हें आप समय के पहले आपको भंग करना पड़ेगा। तो ऐसे में 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे संभव होगा। दूसरी बात, यदि मान लो कोई विधानसभा अपने समय में हंग हो जाती है, किसी कारण से विधानसभा में बहुमत के आधार पर विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा में सरकार पहले गिर जाती है, तो आप क्या बाकी पूरे देश के इलेक्शन तक उस वहाँ की सरकार को, निर्वाचित सरकार के लिए वहाँ की जनता को इंतजार करना पड़ेगा। ये इतने सारे इसमें क्रिटिकल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन को देश हित में बता रही है और कांग्रेस के आरोपों पर कुछ इस तरह से जवाब दे रही है। आजादी के बाद लगभग 15 वर्षों तक पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होते थे और कांग्रेस की यह आशंका भी निर्मूल है कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शनों से छोटे दल समाप्त हो जाएंगे।
बल्कि 15 वर्ष में कांग्रेस की नाकामियों से छोटे दल और क्षेत्रीय दल खड़े हुए जिन्होंने अपने राज्य के और राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भागीदारी उत्पन्न की। कांग्रेस जरा इस बात को समझाए ना कि कैसे छोटे दल खत्म हो जाएंगे। चर्चाएं चल रही हैं, इस पे अगर कुछ सुधार है वो भी लेकर आना चाहिए, लेकिन इसका विरोध बिल्कुल समझ से परे है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का लाभ क्या होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक दलों को इस पर सियासत करने का एक मौका जरूर मिल गया है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत के शाही इतिहास का एक शानदार नगीना जल्द ही नीलाम होने वाला है। इस हीरे का नाम द गोलकोंडा ब्लू है। पहले यह इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय और बड़ौदा के महाराजा के पास था। अब यह हीरा 14 मई को जेनेवा में क्रिस्टीज के मैग्निफिसेंट ज्वेलर्स ऑक्शन में नीलाम होगा। द गोलकोंडा ब्लू, ये अनोखा नाम एक हीरे का है। वो भी कोई ऐसा वैसा हीरा नहीं, बल्कि एक दुर्लभ और अनोखा हीरा जिसे किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता है। इस हीरे को ब्लू डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक समय में इंदौर के महाराजा पहना करते थे। यही कारण है कि इसे भारत के शाही इतिहास का एक शानदार नगीना भी कहते हैं। अब इस हीरे की नीलामी होने जा रही है। 14 मई को जेनेवा में क्रिस्टीज के मैग्निफिसेंट ज्वेल्स ऑक्शन में इस हीरे को नीलाम किया जाएगा। ये ब्लू डायमंड 23.24 कैरेट का है, जिसे पेरिस के मशहूर जौहरी JR ने एक खूबसूरत अंगूठी में जड़ा है। इस हीरे की कीमत 35 मिलियन से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बताई जा रही है, जो भारतीय रुपए के मुताबिक करीब 300 से 430 करोड़ है। अब इस डायमंड की कीमत जानने के बाद हम आपको इसकी खासियत के बारे में बताते हैं। ब्लू डायमंड दुनिया की सबसे दुर्लभ हीरों में से एक है। इस हीरे ने शाही विरासत भी देखा है। साथ ही इसका रंग और आकार बाकी हीरों से बेहद अलग है। बताया जाता है कि इस हीरे में 100 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका वजन 23.24 कैरेट है, जो शुरुआत से अब तक एक जैसा है। इस हीरे के रंग के साथ ही इसका इतिहास भी बेहद खास है। इस हीरे का नाम गोलकोंडा की खदानों के नाम पर रखा गया है। ये खदानें तेलंगाना में हैं। पुराने समय में यहाँ दुनिया के सबसे कीमती हीरे मिलते थे। बताया जाता है कि ये हीरा कभी महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय का था, जिसे उनके पिता ने एक ब्रेसलेट में लगवाया था। साथ ही एक हार में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। बताया जाता है कि साल 1947 में भारत की आजादी के बाद इसे मशहूर अमेरिकी जौहरी हैरी विंस्टन को बेच दिया गया। उन्होंने इसे एक ब्रोच में लगाया, जो बाद में बड़ौदा के महाराजा के पास पहुंचा। इस तरह से हीरे का सफर लगातार चलता रहा। अब पहली बार इस हीरे को सार्वजनिक तौर पर पेश किया गया है और इसकी नीलामी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और इसी के